नमस्कार। योगेन साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के एमसीक्यू कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, जो आता है उसको करते हैं। ठीक है, इसके बाहर से कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कहीं आए। ठीक, तो देखो चालू करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ठीक है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो चार ऑप्शन है, राज्यों का संघ, अर्धसंघी, राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य। इसका उत्तर है, इसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान ने भारत का वर्णन क्या किया? राज्यों का संघ। और ये हमको कौन से आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 1 में। ठीक है, जो संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसी में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये पहला आसान सा सवाल समझ गए। इसी में एक सवाल और बनता है, जैसे मैंने अभी बोला कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आपने राज्यों का संघ वाला तो आंसर दे दिया, लेकिन अगर सवाल यह भी पूछा जाएगा कि भारत का और क्या क्या नाम है, तो आप बताओगे एक भारत है और एक इंडिया है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 1 में यही लिखा है ना, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश का सिर्फ दो ही नाम है, एक भारत और एक इंडिया, औपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम तो बहुत सारे, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये अनौपचारिक नाम है। ठीक है, अभी औपचारिक अनौपचारिक नाम का मतलब पता है? जैसे मेरा भी दो नाम है, एक जिसको सब जानते, पूरी दुनिया जानती है, तामेश, ये औपचारिक नाम। ठीक है, इसके अलावा जो भी नाम होगा वो औपचारिक नाम नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में? घर वाले मेरे को प्यार से कुछ और बोलते होंगे, वाइफ प्यार से कुछ और बोलेगी, ये अनौपचारिक नाम है। ठीक है, इसको मैं रिजल्ट में नहीं लिख सकता, मैं अपने स्कूल कॉलेज में नहीं लिख सकता, वाइफ प्यार से ये बोलती स्कूल कॉलेज में लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भारत और इंडिया यही हमारे औपचारिक नाम है देश के। तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। फिर दूसरा क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता है, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? देखो, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। क्यों क्या है? राज्यों का यूनियन। पहले वाले क्वेश्चन में जवाब क्या था? राज्यों का संघ। दूसरे वाले में देखो संघ शब्द नहीं लिखा है, क्या लिखा है? राज्यों का यूनियन। ठीक है, जब आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बोला था ये जो संघ शब्द है ना, हिंदी में हम संघ शब्द का यूज करते हैं, इंग्लिश में इसका दो मतलब है। इंग्लिश में इसको यूनियन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फेडरेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर संघ तो नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है? यूनियन भी दिया है, फेडरेशन भी दिया है। लेकिन मैंने आंसर फेडरेशन को नहीं, यूनियन को लिया है। यूनियन को क्यों लिया है? अब देखो, हिंदी में संघ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूनियन भी है, फेडरेशन भी है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। हमारा जो देश है वो क्या है? यूनियन है। ठीक है, क्या है? यूनियन। ठीक, क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो संघ मतलब यहां पर इंग्लिश में यूनियन से लिया गया है। फेडरेशन क्यों नहीं ले रहे? ये जो फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल है, ये अमेरिका के संविधान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट, उनका फेडरेशन। ठीक है, वहां फेडरेशन क्यों यूज हुआ है? अब ये यूनियन और फेडरेशन का मतलब यह है कि हमारे देश में, भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अपने मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते। एक बार भारत देश से जुड़ गए, अब अपने मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका के संविधान में यूनियन की जगह क्या यूज हुआ है? फेडरेशन। इसका मतलब क्या है कि वहां का जो संविधान है उसके अनुसार वहां जितने भी स्टेट हैं वो अपने मर्जी से जब चाहे अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कंसेप्ट नहीं अलग होने वाला। ठीक है, ना ही हमारे देश में ऐसा ज्यादा कंसेप्ट है। ठीक, तो यूनियन और फेडरेशन का मतलब समझ गए? तो क्या है? राज्यों का यूनियन, फेडरेशन मत कर देना। ठीक, उसके बाद संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये चार कथन दिए हैं। ठीक है, इन चार कथन में बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देता हूं,
संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब 4 ऑप्शन है, देखो पहला पढ़ देता हूं। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ठीक है, तो ये सही है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन के पहले मैं आपको आर्टिकल 3 बता देता हूं। ठीक है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 3 लिखा है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है? हमारे देश की जो संसद है वो नए राज्य बना सकती है। ठीक है, हमारे देश की जो संसद है वो नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमाओं में भी फेरबदल करना है तो वो संसद कर सकता है। अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो भी संसद कर सकता है। उस राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है तो भी संसद कर सकता है। ये सब चीज कर सकता है कौन? संसद। ठीक है, तो नए राज्य को बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। तो मैं क्या बोला? नया राज्य कौन बना सकता है? संसद। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया ना। तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकता है, यह भी किसको अधिकार है? संसद को। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? तो यह सही हो गया। फिर दूसरा लिखा है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अगर मेरे को नया स्टेट बनाना है, अगर संसद को नया स्टेट बनाना है तो सबसे पहले वो परमिशन किससे लेगा? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ने एक बार अनुमति दे दिया, उसके बाद संसद नया राज्य बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया जा रहा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया जा रहा था कि नहीं, तो राष्ट्रपति से पहले परमिशन लिया गया कि हम एक तेलंगाना नाम का स्टेट बनाना चाहते हैं। समझ आया बात? फिर तीसरा ऑप्शन, इस प्रकार के किसी विधेयक को, विधेयक मतलब होता है बिल, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया जा रहा था, तो राष्ट्रपति से परमिशन लिया गया कि भाई हम तेलंगाना बनाने वाले हैं, तो पहले परमिशन किससे लिया गया? राष्ट्रपति से, अनुमति लिया गया। यही सेकंड ऑप्शन में बोला गया है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है? अब राष्ट्रपति जो है वो आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है ना, उससे पूछेगा कि भाई हम आपका स्टेट को तोड़ के तेलंगाना बनाने वाले हैं, आपकी इसमें क्या राय है? ठीक है, तो एक बार राष्ट्रपति संबंधित राज्य के जो भी रहते हैं उनसे क्या करता है? एक बार पूछता है। अब उन लोगों ने जो भी जवाब दिया उसको मानना या ना मानना, यह राष्ट्रपति के लिए पाबंदी नहीं है, यह राष्ट्रपति की मर्जी है, माने या ना माने। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन वही है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य से क्या करेगा? पूछेगा। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश वाला जो केस बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल था वो राष्ट्रपति को बोलता है कि आप एक अलग स्टेट मत बनाइए, तेलंगाना नाम का एक अलग स्टेट मत बनाइए, हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तेलंगाना को बनते देखा है। इसका मतलब राष्ट्रपति के ऊपर कोई पाबंदी था क्या उनके बात को मानने का? नहीं था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी? नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। ठीक है, तो देखो एक बात, हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, ये था। फिर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक साथ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है? नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। सेम आर्टिकल 3 में भी बोला है नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, इसमें क्या है? अगर आर्टिकल 2 में मैं अपने देश से बाहर, अगर किसी देश का कोई हिस्सा मैंने ले लिया, अगर मैं उसको स्टेट बनाना चाहता हूं तो मैं आर्टिकल 2 का यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई जगह मैंने ले लिया और उसको मैंने स्टेट बना दिया, तो मैं किसका यूज करूंगा? आर्टिकल 2 का, क्योंकि वो हमारे देश के बाहर है ना पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बाहर के लिए है, बाहरी, और ये अंदर के लिए। अब मेरे को खुद अपने देश में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाना है, खुद अपने देश में, तो वो मेरे देश के अंदर की बात है, तो मैं किसका यूज करूंगा? आर्टिकल 3 का। ठीक है, आर्टिकल 3 का यूज करूंगा। क्लियर है?
और मेरे को अपने ही देश में किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, घटाना है, तो भी मैं किसका यूज करूंगा? आर्टिकल 3 का। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 4 जो अभी हमने ऑप्शन लिया ना, ये वाला आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 4 में क्या बोला है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, ठीक है, आर्टिकल और 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो हम 368 के तहत नहीं करेंगे। 368 के तहत नहीं करेंगे। क्या बोला आर्टिकल 4 में? क्या बोला है? आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं करेंगे। उस बदलाव को हम कैसे करेंगे? साधारण बहुमत से करेंगे। ठीक है, हम इसमें बदलाव कैसे करेंगे? साधारण बहुमत से। ठीक, तो यहां पर यही लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है? 368 के कार्य क्षेत्र में आएगा। और अभी मैंने बताया ना आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? 368 के तहत नहीं आएगा। अगर यहां पर लिख देता कि जो भी चेंजेस करना है वो साधारण बहुमत से करना है, तो ये चारों ऑप्शन सही होते कि नहीं? ठीक है, उसके बाद राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? अब जैसे नया राज्य बनाना है, राज्य पुनर्गठन करना है, तो मैं बोला ना, नया राज्य बनाओगे, नाम चेंज करोगे, उसके पहले किसका परमिशन लो? राष्ट्रपति का। मेन काम तो संसद ही करेगा, बनाने का, तोड़ने का, जोड़ने का सब काम तो संसद ही करेगा, लेकिन परमिशन किसकी लेनी है? राष्ट्रपति की। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों मतलब जैसे कि जिस टाइम देश आजाद हुआ उस टाइम देसी रियासत बहुत थे। देसी रियासत मतलब जहां पर राजा महाराजा निवास करते थे। ठीक है, ये बहुत सारे थे कि नहीं? ठीक है, 552, ये 552 में से 552 देसी रियासतों में से 549 को तो मिला लिया गया, लेकिन जो बचा 3 वो नहीं मिल रहा था। और वो 3 कौन है वही पूछा है, जो 3 मिला नहीं। तो वो 3 कौन है? ये जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 549 आसानी से मिल गए, लेकिन ये 3 आसानी से नहीं मिल रहे थे। इनको मिलाने के लिए हमने कुछ जबरदस्ती की। देखो, अब इसमें एक चीज ये भी याद रखना, ये तो पूछा जाता है कि वो 3 कौन है जो मिले नहीं, तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये मिले नहीं, लेकिन इनको मिलाया कैसे गया? बाद में हमने इसको मिला भी लिया, लेकिन कैसे मिलाया वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ को हमने कैसे मिलाया? जूनागढ़ को कैसे मिलाया? जनमत संग्रह। अब ये जनमत संग्रह क्या है वो बता देता हूं। जैसे कि उस टाइम जितने भी देसी रियासत थे उन सबको ऑप्शन दिया गया, या तो आप चाहो तो इंडिया में मिलो, चाहे तो पाकिस्तान में मिलो, चाहे अलग से स्वतंत्र रहो। तो हमने बहुत सारे को तो इंडिया में मिला लिया, ये 3 नहीं मिल रहे थे, तो इन 3 को कैसे मिलाए? तो ये जो जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जो वहां की जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि वहां की जनता में 80% क्या थे? हिंदू लोग थे। और जो राजा था जूनागढ़ का, उसका नाम था महाबत खान, वो पाकिस्तान में जाके मिलना चाहता था, लेकिन जनता क्या थी? जनता तो भारत में मिलना चाहती थी। इसलिए हमने जूनागढ़ में क्या कराया? वोटिंग कराया। और उस वोटिंग को क्या बोल रहे? जनमत संग्रह। लोगों से ही पूछा कि आप किस में मिलना चाहते हो, तो आधे से ज्यादा लोगों ने क्या बोला? हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जूनागढ़ में जब हमने जनमत संग्रह कराया तो कितने लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए वोट किया? तो कितने लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए वोट किया? 91। इतने लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए वोट किया। बाकी सब ने, करीब वहां की पॉपुलेशन करीब 2 लाख, 1,90,000, करीब 2 लाख थी, तो 91 ने बस पाकिस्तान में मिलने के लिए वोटिंग किया, बाकी सब इंडिया में मिलने के लिए वोटिंग की। ठीक है, फिर हैदराबाद, हैदराबाद का था निजाम, वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब इसको हमने कैसे मिलाया? इसको हमने बनाया पुलिस एक्शन से, पुलिस एक्शन। और इसको कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया अपन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को मिलाया गया। नहीं मिल रहा था, पुलिस भेज दिए, अब तो मिलना ही पड़ेगा। फिर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम क्या था? हरि सिंह।
जम्मू कश्मीर जो था वो ना तो इंडिया में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वो अलग स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। फिर यहाँ के जो राजा थे वो इंडिया वाले से मदद मांगने आए। राजा का नाम क्या था? हरि सिंह गौर। ठीक है, जब ये भारत से मदद मांगने आते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे विलय पत्र साइन करवा लेते हैं। विलय मतलब होता है मर्जर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसको विलय पत्र साइन करके मिलाए, इसको पुलिस एक्शन से मिलाए और इसको जनमत संग्रह से मिलाए। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? फजल अली। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आगे और आएगा तो इसको और डिटेल में बताऊंगा, तो इसका भी याद रखना कौन है? फजल अली। फिर है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1953 में। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, ठीक है, तो भाषा के आधार पर स्टेट बनने का मांग उठने लगा। ठीक है, कई लोगों ने, जैसे वहां के एक नेता थे जिनका नाम क्या था? पोत्ती श्री रामालू। ये जो नेता थे इनका डिमांड क्या था? तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए और उस स्टेट का नाम होगा आंध्र प्रदेश। इनका डिमांड था ये। ठीक है, तो देखो आयोगों का गठन किया गया, मतलब सरकार के पास ये बात गई कि भाई भाषा के आधार पर स्टेट बनाने का डिमांड चल रहा है। ठीक है, तो एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का काम क्या था? उस आयोग का काम यह था कि यह देखना कि हमारे देश में भाषा के आधार पर कोई स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं। तो भाषा के आधार पर पहला जो आयोग बना उसका नाम था धर आयोग। क्या नाम था? धर आयोग। उसके बाद एक आयोग बना, उसका नाम था जेवीपी आयोग। उसके बाद जो एक आयोग बना उसका नाम है फजल अली आयोग। ठीक है, तो 3 अलग अलग आयोग समय के हिसाब से बनते गए। सबसे पहले धर आयोग बनाया गया। ठीक है, धर आयोग ने अपना डिसीजन क्या दिया? उन्होंने ये बोला कि भाषा के आधार पर कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। फिर कुछ सालों बाद, ये डिमांड तो चल ही रहा था, फिर कुछ सालों बाद जेवीपी आयोग आया। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो ये आयोग ने भी क्या बोला? भाषा के आधार पर कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। तो ये दोनों आयोग ने क्या कर दिया? इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। फिर ये फजल अली आयोग आया। इसने क्या माना? कि भाषा के आधार पर स्टेट बनना चाहिए। इन्होंने इस बात को माना और बोला कि भाषा के आधार पर स्टेट बनना चाहिए। और इन्होंने भी इस बात को कब माना? वो कब माना? जब ये जो पोत्ती श्री रामालू है ना, जो नेता, इन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट बनाने के लिए अनशन कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? अनशन। करीब 50 दिनों का अनशन कर दिया और अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब 50 दिन तक कोई खाएगा पिएगा नहीं तो मृत्यु तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो जो इनके समर्थक थे, इनके जो फॉलोवर थे, उनके मन में गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया, सरकार के ऊपर दबाव डालने लग गए। उसके बाद सरकार को भाषा के आधार पर एक स्टेट बना के देना पड़ा। और वो पहला स्टेट क्या था? आंध्र प्रदेश, जो बना कब? 1953 में। उसके बाद एक आयोग बना फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में फजल अली आयोग को भी बनाया गया। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट देते हुए बोला कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाना चाहिए। जैसे पोती श्री रामालू की मृत्यु होगी वैसी और किसी की ना हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा कब बनाया गया? 1953 में। इसके डिमांड के लिए कौन से नेता की मृत्यु हो गई? पोती श्री रामालू की। याद रहेगा। फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया।
जैसे मैंने आपको बताया था 1953 में फजल अली आयोग बना, 55 में इसने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर क्या बनना चाहिए, राज्य बनना चाहिए। तो फिर 1956 में वो बनना चालू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना राज्यों का पुनर्गठन कौन से साल में, 56 में। फिर मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल संविधान। तो मूल संविधान में राज्यों को कितने कैटेगरी में बांटे, तो कितने कैटेगरी में बांटा हमने, 4 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी क्या था, ए बी सी डी। ए कैटेगरी में कौन थे, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश इंडिया था, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, उसको ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में बड़े बड़े जो रियासत थे उनको रखा गया, बड़े रियासत। सी कैटेगरी में छोटे रियासत। ठीक है, और डी कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, तो याद रखना मूल संविधान के टाइम राज्यों को हमने कितने कैटेगरी में बांटा था, 4 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में, देख लिए। अब ये जो 4 कैटेगरी है इसको बाद में जाके खत्म भी किया गया। तो लिखा है संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 कैटेगरी ए बी सी डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, कौन से साल में समाप्त किए, तो कौन से साल में, 1956 में। क्योंकि 1956 में हम राज्यों का पुनः गठन कर रहे थे, भाषा के आधार पर बहुत सारे स्टेट हम बना रहे थे। तो जो पहले से जो 4 कैटेगरी था उसको उस साल हमने क्या कर दिया, खत्म, और राज्यों का क्या करने लगे, फिर से पुनः गठन। तो राज्यों का पुनः गठन भी 1956, जो पहले से 4 कैटेगरी में बटा था उसको खत्म कब किया, 1956। फिर 500 अधिक देसी रियासत को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो बहुत सारे देसी रियासत है ना उनको भारत में मिलाने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो किसको है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो ये कौन है, देखो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सब में कॉमन है। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथी थे कौन, वीपी मेनन। सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पता है, ये वीपी मेनन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये दोनों ने प्रयास किया था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों का पुनः गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है क्या, 1956। जहां पर शब्द आया राज्यों का पुनः गठन, आपको आंसर लेना है 1956। ठीक है, अब देखो फिर आ गया 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, मतलब कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना किया गया 1956 में। तो उसका आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 14 राज्य का नाम भी याद रख लेना जो 1956 के टाइम में थे। क्या क्या याद है, ठीक है। तो देखो तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, सबके नाम लिख देता हूं। तो देखो पहला था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा पंजाब, पंजाब के बाद है राजस्थान। चौथा है बॉम्बे, ठीक है। पांचवा है मैसूर, ठीक है ना, मैसूर जो कर्नाटक अपना जो है, ठीक है। छठवा है केरला, ठीक है।
छठवां क्या है? केरल। फिर सातवां है वेस्ट बंगाल। इसी से ही बाद में टूट के ना बिहार बनता है, फिर बिहार से टूट के झारखंड, इसी से टूट के क्या बनता है? बिहार बनता है ना। सातवां क्या है? वेस्ट बंगाल। आठवां उड़ीसा। नौवां आंध्र प्रदेश, आंध्रा। दसवां क्या है? मद्रास। ठीक है। 11वां है असम। 12वां है एमपी, मध्य प्रदेश, जिससे टूट के कौन सा स्टेट बना है? फिर है यूपी, और 14th नंबर पे बिहार। बिहार जो है बंगाल से अलग होकर बनता है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ना 14, इतने ही थे। फिर बाद में धीरे धीरे इन स्टेटों से टूट टूट के और अलग अलग स्टेट बनते गया। ठीक है। उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे उस टाइम में? पहला था अंडमान एंड निकोबार, जो 4 कैटेगरी में लास्ट वाले कैटेगरी में था। दूसरा था दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर त्रिपुरा, पांचवा है मणिपुर, छठवा है मिनिकॉय, और एक है अमीनी द्वीप। ये थे 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। खास बात क्या है पता है? खास बात एक चीज और याद रखना, ये सबको तो याद रखना ही, लेकिन खासकर ये 3 चीजों को याद रखना, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। ये स्टेट बनने से पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। एग्जाम में एक सवाल ये भी आता है, कौन सा स्टेट स्टेट बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश था? तो आपको याद होना चाहिए ये 3 थे। ठीक है। अभी एक और आएगा। हो गए? इसका आंसर पता चल गया। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। वर्तमान में मतलब अभी 2025 में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी हैं कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। फिर अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? मैं आपको बताया था ना 1953 में एक आयोग बना जिसको बोलते राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी का एक और नाम है फजल अली आयोग। इसका 2 नाम है ना भाई। और इसका काम क्या था? काम क्या था बताओ इस आयोग का? कि भाषा के आधार पर स्टेट बनना चाहिए कि नहीं, ये इसका काम था कि नहीं? तो 1953 में क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका एक और नाम है फजल अली आयोग। इसका नाम फजल अली क्यों है? क्योंकि इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? फजल अली। ठीक है। जो बना कब? 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में। इतना याद रखना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? कौन सदस्य थे? तो सदस्य कौन था बताओ? फजल अली तो था ही ना, ये तो सदस्य था। इसके साथ और जो इसके जो साथी थे वो कौन थे? के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब बताओ ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन 2, 3, 4। ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। 18th क्वेश्चन। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया? कौन बन गया बताओ? अब देखो यह बना है पुद्दुचेरी। ठीक है। 1954 में देखो ये जो पुद्दुचेरी था ना वो फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में। 1954 में इसको हमने ले लिया। किसको? ठीक है। लेकिन 1962 में इसको औपचारिक रूप से
हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो इसमें दो डेट मिलेगा, एक 1954 और एक 1962, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद सिक्किम को किस वर्ष, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को हमने किसका दर्जा दिया गया? राज्य का, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, सिक्किम को तो हमने राज्य का दर्जा दिया है, लेकिन राज्य बनाने से पहले हमने सिक्किम को क्या बनाया था? सह राज्य। अब देखो, सह राज्य का दर्जा हमने कब दिया था? 1974 में, ठीक है। सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा कब दिया? 1974 में। और इसके लिए जो हमने अमेंडमेंट किया था वो कौन सा था? ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत हमने सिक्किम को क्या बनाया? सह राज्य, ठीक है। सह राज्य का मतलब ये होता है, अगर हमने किसी को सह राज्य बना दिया तो उसके जो आंतरिक मामले हैं उसको तो हम देखेंगे, मतलब भारत उसके आंतरिक मामले को देखेगा नहीं, भारत उसके आंतरिक मामले को नहीं देख सकता, उसके बाहरी मामले को ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर सिक्किम को हम सह राज्य बना दिए, सह राज्य का मतलब यह है कि भारत जो है, जो देश है, वो उसके आंतरिक मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके बाहर के मामले में भले इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो सिक्किम को हमने सह राज्य बनाया था, जिसके लिए हमने 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, और 1974 में इसको हमने सह राज्य बनाया। लेकिन इसको हमने राज्य कब बनाया? तो इसको हमने राज्य बनाया 1975 में, जिसके लिए फिर हमने संविधान संशोधन किया, कौन से नंबर का? 36वां नंबर का। कब? 1975 में, ठीक है। तो सह राज्य बनाया 1974 में, राज्य बनाया 1975 में। किसको? सिक्किम को, याद रखोगे, ठीक है। संविधान के 56वें, फिर 55, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ है? मतलब जो संविधान संशोधन है ना, कौन कौन से नंबर का? 56वें नंबर का संविधान संशोधन, 55, 53 और 36वें नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत कौन कौन सा राज्य बना है? तो देखो, 36 नंबर वाला तो सब जानते हैं, कौन है? सिक्किम। सह राज्य कैसे होगा? वो तो 35 वाले में सह राज्य था, 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य बनाए, 36वां करके उस सह राज्य के दर्जे को समाप्त करके फिर उसको राज्य बनाए, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन वाला तो सबको याद होगा, कौन है? सिक्किम। देखो यहां पर सिक्किम लिखा है, ठीक है। 56वां संशोधन करके किसको राज्य बनाए? गोवा को। 55 नंबर करके अरुणाचल प्रदेश, 53 वाला मिजोरम, और ये सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य, मतलब सह राज्य के रूप में शामिल किया गया? कब किया गया? 1974 में। अब ये जो सह राज्य का आर्टिकल क्या पता है? आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A किसके बारे में बात करता है? सह राज्य के बारे में। तो सिक्किम को हमने सह राज्य बनाया 1974 में, राज्य बनाया 1975 में, ठीक है। अब जैसे जो पुदुचेरी था वो किसके कब्जे में था? फ्रांसीसी लोग के कब्जे में था। वैसे ये जो गोवा है वो किसके कब्जे में था? पुर्तगाल। तो क्वेश्चन देखो, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ठीक है, तो कब बनाया गया? 1961 में। देश आजाद हो गया था लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में। तो 1961 में उसको आजाद कराया गोवा को, और आजाद कराते ही गोवा को हमने क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया? 1961 में। तो गोवा भी स्टेट बनने से पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। फिर 1987 में हमने गोवा को क्या बना दिया? स्टेट बनाने का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो गोवा 87 में स्टेट बना, पहले क्या था वो? तो देखो कितने स्टेट पहले यूनियन टेरिटरी थे? 4। एक हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा।
और कौन सा स्टेट पहले सह राज्य था? तो सिक्किम। उसके बाद लिखा ना, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ठीक है, औपचारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो 1962 में। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। जब 1956 का टाइम था तब मध्य प्रदेश बन चुका था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? 1912 में। वेस्ट बंगाल से अलग होके 1912 में बिहार क्या बन गया? स्टेट। याद रहेगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। वो कब बने? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर इनको राज्य बनाया गया। ठीक है भाई। फिर देखो, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, मतलब सीक्वेंस बताइए, सही सीक्वेंस क्या है? ठीक है, जो स्टेट पहले बना उसको पहले रखिए, जो बाद में बना उसको बाद में रखिए। ठीक है, तो देखो बताओ। चलो, इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखो, इसमें सिक्किम को मैं बार बार बता चुका हूं, है ना? कोई और याद हो या ना हो, लेकिन सिक्किम तो बार बार अपन पढ़ चुके ना। तो ये कब बना है? ये तो 1975 में बना है। ठीक है, 1975 में बना है। ठीक है, अब ये नागालैंड जो है ये बना 1963 में बना है। हरियाणा बना 1966 में बना, ये 75 में बना है, और ये बना है 1987 में। ठीक है, 1987 में टोटल 3 स्टेट बने थे। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो ये है। मैं अलग से आपको और क्या बता रहा हूं, 1987 में टोटल 3 स्टेट बने थे। ठीक है, एक तो देखो यहां पर लिखा है ना, अरुणाचल प्रदेश, एक था मिजोरम, ये भी 1987 में बना है, और एक था गोवा। ठीक है, आ रहा समझ में? जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था। हो गया ये। अगला देखो, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब भाई नया राज्य आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो पहला ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ये पढ़ाया था ना आर्टिकल 4 में, क्या पढ़े अमरन? कि 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो 368 के तहत नहीं होंगे, साधारण बहुमत से होंगे। ठीक है, तो भाई नया राज्य बनाना है तो आपको आर्टिकल 3 का तो यूज करना पड़ेगा। और कौन सा बहुमत यूज कर सकते हो? साधारण बहुमत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि कोई भी जो स्टेट है उसको तोड़ के 2 स्टेट बना दिए, या 2 स्टेट को मिला के 1 स्टेट बना दिए, या किसी का एरिया कम कर दिए या किसी का एरिया बढ़ा दिए किसी भी स्टेट का। ये करने का पावर किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। राष्ट्रपति बोलते हो, संसद के पास है। राष्ट्रपति से सिर्फ क्या लेंगे? परमिशन, अनुमति लेंगे। लेकिन करेगा कौन? ये। आप शादी ब्याह करते हो तो सिर्फ माँ बाप से परमिशन ही तो लेते हो, करना तो आप ही को है। वही चीज है यहां पर, ये आपके माँ बाप हो गए राष्ट्रपति, परमिशन बस लेना है, करना आपको है। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये 2000 में। ठीक है, सन 2000 में 3 स्टेट बने थे ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है,
भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वें नंबर का राज्य कौन है? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, 29वें नंबर का राज्य बना था। लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य बोलने से? अभी वर्तमान में 28 हैं। ठीक है, एक राज्य कम हो गया। कम कौन हुआ? जो जम्मू कश्मीर था उसको हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो एक स्टेट कम हो गया ना। तो अभी वर्तमान में 28 क्या है? स्टेट है, और 8 क्या है? यूटी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, समझ आए? ठीक, तो आज के लिए इतना करते हैं। कल हम कोई और टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है।